जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में सिविल सर्विसेज 2025 में जो कि रिसेंटली कंडक्टेड पेपर है उनमें आए हुए ज्योग्राफी के कोर कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने मैपिंग के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं, तो जो ज़्यादातर कोर कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन हैं वो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से डील होते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है 11th क्लास की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सी एक ऐसी एनसीईआरटी है जो किसी भी हाल में स्किप नहीं की जा सकती, तो सबसे पहले नाम आएगा फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, अभी एनालिसिस समझते हैं, उसके बाद एंड में कुछ बातें करेंगे, कुछ ज़रूरी बातें। पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, भले ही आपका अटैम्प्ट नेक्स्ट ईयर हो, आपको वीडियो पोस्ट करके अटैम्प्ट करना है और यही प्रोसेस है, यही तरीका है। इसमें पहले कह रहे हैं एनाडेर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दिस सिटीज इट विल बी डिफरेंट डेज। यानी साइबेरिया में एक जगह है एनाडायर और अलास्का में एक जगह है नोम। ये कहने को तो कुछ ही किलोमीटर दूर है, बट जब लोग सुबह जगते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं तो ये देखते हैं कि ये तो अलग अलग दिन है। और दूसरा ये कह रहे हैं जब मंडे है एनाडेर में तो नोम में ट्यूसडे देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ही बता दिया है कि जो एनाडेर है ये साइबेरिया में है और जो नोम है ये अलास्का में है। और साइबेरिया और अलास्का जो है ये बहुत ही मेजर प्राइम लोकेशन है, जिन्हें मैप की बेसिक्स भी आती है उन्हें भी पता है कि साइबेरिया जो है रसिया वाले पार्ट में है और जो अलास्का है ये यूएस वाले पार्ट में है। तो डेफिनेटली ये रसिया और यूएस की बात है और रसिया और यूएस के बीच हम बहुत ही ज़रूरी इंटरनेशनल डेट लाइन देखते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन तो ऐसे एक पूरा कॉन्सेप्ट ही है अपने आप में जो हम ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये एक इमेजनरी लाइन है जिसे क्रॉस करने पे एक कंप्लीट दिन का चेंज आ जाता है और ये होता है मैप एडजस्ट करने के लिए। और इसके पीछे बहुत ही बेसिक ज्योग्राफी छुपी हुई है। हमें समझ आता है कि सनलाइट हर टाइम एक जगह पे पूरे अर्थ पे एक साथ नहीं पड़ सकती, एक खास लोकेशन पे पड़ती है और जब अर्थ रोटेट करती है तो इस तरह से डे और नाइट का चेंज देखने को मिलता है। तो इसमें जो ये बात है कि वेस्ट टू ईस्ट जाने पे दिन बढ़ेंगे या घटेंगे, उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत पूछे गए, मैंने बस एक एग्जांपल लिया है रिसेंट के सीएपीएफ के क्वेश्चन का। जब ये आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन में जब हम एक डे एडवांस करते हैं फॉर ईस्ट वर्ल्ड ट्रेवलिंग और अगर हम वेस्ट वर्ल्ड जाते हैं तो हमें एक दिन माइनस करना होगा, हमारे कैलेंडर से एक दिन कम हो जाएगा। देखिए, हमें पता है कि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट जाने पे क्या होता है, एक दिन हमें गेन हो जाता है, यानी कैलेंडर में हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 जून से स्टार्ट करूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ ईस्ट क्रॉस करके देखूँ तो मुझे 4 जून कैलेंडर में दिखेगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, मेरे कैलेंडर में या मेरी ज़िंदगी में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया क्योंकि मैंने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया है, वो भी वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ जब कह रहे हैं ये एनाडेर जो है जो कि साइबेरिया में है ना यहाँ पे, और जो नोम है जो कि यहाँ पे यूएस का पार्ट है, अब मैं यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट जा रहा हूँ तो हमें पता है कि अगर एनाडेर में मंडे है तो यहाँ पे संडे होगा, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट जाने पे एक दिन मेरी ज़िंदगी में मेरे कैलेंडर में बढ़ जा रहा है। यानी मैं फिर से संडे मैंने जी लिया, जो संडे मैं यहाँ जी चुका था फिर से मैं उसी संडे में जा रहा हूँ क्योंकि एक दिन का गेन होता है। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि इसका रीज़न क्या है। एक दिन बढ़ने का मतलब, बहुत लोग सोचते हैं यार मंडे है एक दिन बढ़ रहा है यानी मंडे +1 ट्यूसडे, ये तो आप गलत सोच रहे हो ना। गलत इस मायने में कि एक दिन आपके कैलेंडर में बढ़ रहे हैं, यानी भले ही आपने मंडे जी लिया बट फिर से आप संडे में ही पहुंच रहे हो, क्योंकि जब आप क्रॉस कर रहे हो तो एक दिन का इंक्रीज है, दैट मीन्स आपके कैलेंडर में एक दिन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है और यही कन्फ्यूज़न का भी सोर्स है, लोग इसी वजह से कन्फ्यूज होते हैं। बट अब आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और इसमें ये जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं सीएपीएफ के एनालिसिस में, आप उसे रेफ़र कर लीजिए तो बेटर होगा। और ज्योग्राफी में एक वीडियो है, जो इनिशियल वीडियोज़ ही हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में, उसी में हमने इंटरनेशनल डेट लाइन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन किए और ऐसे क्वेश्चन पास्ट में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। तो आर्टिफिशियल वे यानी एक कृत्रिम तरीका है, मानव निर्मित तरीका है जिससे हम रेनफॉल कॉज करते हैं और ये किया जाता है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इसमें हम किसका यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। इसी तरह से बाकी 2 ऑप्शन भी हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे आईईएस में पूछा गया है
आर्टिफिशियल रेन को इंड्यूस करने का काम कौन करता है। और इसके अलावा आईईएस में पहले ही पूछा गया आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड किस तरह से हेल्प करता है। स्टेट पीसीएस में, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में आप देखोगे तो सिल्वर आयोडाइड को एसोसिएट करते हैं आर्टिफिशियल रेन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये ना क्लाउड सीडिंग कहलाती है। क्लाउड सीडिंग इज अंडरटेकन बाय डिस्पर्सिंग सब्सटेंसेज इनटू द एयर दैट सर्व्स एज क्लाउड कंडेंसेशन और आइस न्यूक्लियाई। तो इसे आइस न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसके लिए कॉमन एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, ड्राई आइस है और हाइग्रोस्कोपिक यानी बहुत ही छोटे मटेरियल्स भी हैं जैसे टेबल साल्ट। ये पॉपुलरिटी को गेन कर रहे हैं बिकॉज ये मॉइस्चर अट्रैक्ट करते हैं और मॉइस्चर अट्रैक्ट होंगे तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। समझ आ रही है बात। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो पार्सली सॉल्वेबल है। आप देखो पीवाईक्यू से यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन डी। बट सिल्वर आयोडाइड तो 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो हट जा रहे हैं। बट अगर आप ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाओ कि आयोडाइड की बात है और सिल्वर और पोटेशियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन मामलों में नहीं देखने को मिलता है यूजुअली। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा करके पहुंच सकते हैं आंसर तक, ऑप्शन है। वैसे भी 2 ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज तो है नहीं, यहाँ पे नाइट्रेट की बात है, बट आयोडाइड वाला ही आना चाहिए यूजुअली। बिकॉज ऐसे केसेस में पीवाईक्यूज भी आप करोगे तो आप इस बात को समझ जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली एक ही एलिमेंट का इस्तेमाल होता है अलग अलग हेलाइड्स के साथ। तो ये इसका आंसर है और पीवाईक्यू से ट्रेसेबल है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पूछ रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का फेनोमिना के एविडेंसेस क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन अगर आपका गलत है या गलत हो रहा है पेपर में तो आपको फिर डेफिनेटली फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक पढ़ने की नीड है और बहुत अच्छे से पढ़ने की नीड है, क्योंकि हर साल ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चंस में हम स्कोर लूज करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बाकी ये क्वेश्चन भी तो कोई बहुत आसान नहीं है ना। हमें कहीं से तो स्कोर गेन करना होगा। मैं उस स्कोर की बात कर रहा हूँ जो श्योरिटी दे रहे हैं हमें पेपर में। तो ये ना श्योरिटी देने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 3-4 बार 5 बार अच्छे से पढ़ रखी है इस बुक को तो डेफिनेटली फिर आप काफ़ी इजीली। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं जो न्यू व्यूवर हैं, वैसे अगर आप चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा मैंने 7 घंटे में कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई है, वो भी यूट्यूब पे। तो आप इस वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में सारे पीवाईक्यूज भी हैं, तो बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को अगर कर लेते हैं 2-3 बार तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं। अभी जो आने वाले 4-5 क्वेश्चन होंगे वो भी। खैर इसकी बात करते हैं फिलहाल। इसमें कह रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से जुड़े हुए क्या क्या सबूत हैं। देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, एक सिंपल सी थ्योरी है जिसमें यह कहा गया कि दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पे थे। तो इसके प्रूफ क्या है। पहला कह रहे हैं द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेज विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। तो ये ना बड़ा ही फेमस है कॉन्सेप्ट इसमें, जिसे जिगसॉ फिट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये एनसीईआरटी है और इसमें जो चैप्टर है खास तौर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स वाला। अगेन आप उस वीडियो को रेफर करिए, जरूर करिए, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो इसमें कह रहे हैं द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेज विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। तो जो ब्राज़ील का कोस्ट है वो अफ्रीका से जाकर मैच कर रहा है, यानी साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट यानी जो तट है वो कैसे मैच कर रहे हैं, यानी वो एक जगह पे होंगे तभी मैच कर रहे हैं। तो ऐसा लॉजिक दिया गया। तो ये तो स्टेटमेंट यहाँ से मिल रहा है। दूसरा कह रहे हैं द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव फ्रॉम ब्राज़ील प्लेटू। अब ये आप देखोगे तो यहाँ इन्होंने कहा है गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव फ्रॉम ब्राज़ील प्लेटू व्हेन द 2 कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड, व्हेन द 2 कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड। ये एक ऐसी बुक है ना जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देती है। तीसरा कह रहे हैं गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये देखिए, जो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स है फ्रॉम इंडिया, ये माना जाता है कि 6 डिफरेंट लैंड मासेस का काउंटर पार्ट है ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से अटेम्प्ट करिए। तो इसमें ना ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। बेसिकली 2 स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि ये इसे सही एक्सप्लेन करता है या नहीं। पहला स्टेटमेंट है कि जो अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज़ में इक्वेटोरियल और पोरल रीजन के मुकाबले। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में लेस ड्राई विंड है। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है ना जिसमें बहुत अच्छा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। देखिए, ये डस्ट पार्टिकल अगेन फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक में है। एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप अ स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक, सूट, एस, पोलन डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल ऑफ मीटियोर्स। आसान भाषा में कहें
तो जो एटमॉस्फेयर है इनके पास कैपेसिटी है कि वो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स जो भले ही अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं उन्हें रख सकते हैं। डस्ट पार्टिकल जनरली लोअर लेयर में जमा होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ नहीं पूछा गया बट बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना वो निचले लेयर में जमा होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, फिर भी कन्वेंशनल एयर करंट में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेटर हाइट्स। जो कन्वेंशनल हवाएं हैं, ठीक है, ये टाइप है बेसिकली, तो ये ऊपर लेयर तक इन पर्टिकुलर जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें ऊंचाई तक लेके जाती हैं। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड। देखिए हवा जो है ना शुष्क है, सूखी है, नमी नहीं है हवाओं में, इस वजह से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जमा हो पाते हैं। किन एरियाज में, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में। किसके मुकाबले, इक्वेटोरियल और पोलर के मुकाबले। मैं आपसे पूछता हूँ, ये इक्वेटर है, इक्वेटर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये बात आप समझते हो, और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। बट अगर हम इसे कंपेयर करें सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन से, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ज़्यादा, एक तो डेजर्ट वाली बात है, और दूसरा ये कि उनमें जो टेम्परेचर है वो कैसा है, वो सूखा है, नमी नहीं है हवाओं में, ठीक है। ये कुछ बातें हैं बेसिकली। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि डस्ट की जब बात आएगी तो डस्ट पार्टिकल ज़्यादा जमा हो पाएंगे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में, क्योंकि बारिश वाली बात कम देखने को मिल रही है इक्वेटोरियल और पोलर के मुकाबले। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया है लेस ड्राई विंड, ठीक है, लेस ड्राई विंड। ड्राई विंड तो ज़्यादा है ना, मोर ड्राई विंड, इसी वजह से तो मोर ड्राई विंड के कारण ही तो ज़्यादा मोर कंसंट्रेशन है डस्ट पार्टिकल का। और ये क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि अगर आप पता कर लो दो में से कोई एक गलत है तो आपको पढ़ने की भी नीड नहीं है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है तो आप देखो ये हट गया, क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा है सेकेंड इज करेक्ट। उसके बाद ये देखो ये हट गया, यहाँ इन्होंने कहा है सेकेंड इज करेक्ट। इसके बाद ये आप देखो ये भी हट गया, क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा है सेकेंड इज करेक्ट। हमारे पास बस इकलौता ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, सेकेंड इज नॉट करेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट। यानी बट ऑब्वियस है कि अगर सेकेंड गलत हो जाता है तो पहला बिना पढ़े ही आंसर आ रहा है कि पहला सही है। कैसे सही है देखते हैं। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट देन इन इक्वेटोरियल। ये तो स्टेटमेंट ही यहाँ से उठाया गया, जैसा कि आप देख सक रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये 3 स्टेटमेंट दे रहे हैं, पहले आप अटेम्प्ट करिए, मैं ऑप्शंस के लिए जूम आउट कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 में इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, यानी रॉक्स के वाटर का क्या इफेक्ट रहता है उसके कॉन्टेक्स्ट में। जो चॉक है इसे वेरी परमिएबल रॉक माना जाता है, जबकि जो क्ले है ये एक इम्परमिएबल या फिर लीस्ट परमिएबल रॉक की टाइप है। स्टेटमेंट 2 ये है कि चॉक पोरस होती है, इसलिए ये पानी एब्जॉर्ब कर पाती है, बिकॉज इसमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। तीसरा ये कि क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। दोस्तों जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है तो हमें वहाँ पे रुक करके सोचना है। नॉट एट ऑल पोरस मतलब क्ले में कोई पोर्स नहीं होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाली थी सॉइल्स, हालांकि वो हमारी समग्र बैच की पार्ट था, बट मैंने उस वीडियो को इसलिए डाला था क्योंकि जो सॉइल्स है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप उस वीडियो को रेफर करेंगे, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि क्ले क्या होते हैं, इनफैक्ट मिलीमीटर के साथ बताया है कि क्ले बहुत ही फाइन ग्रेन्ड नेचुरल मटेरियल होते हैं, ठीक है। इनमें ना टाइनी पार्टिकल्स होते हैं सिलिकेट मिनरल्स के, और सॉइल के ही टाइप हैं बेसिकली ना। सॉइल की जो टाइप है 3 होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले। इसी पे वो क्वेश्चन आया था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उस टाइम पे मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो सैंड, सिल्ट और क्ले में जो क्ले है ये सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनका पार्टिकल साइज सबसे स्मॉल होता है। बट ये कह रहे हैं नॉट एट ऑल पोरस, ये इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है, बिकॉज इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली जो क्ले हैं उनमें पोर्स होते हैं, तभी तो आप देखो कि वो नमी के साथ ही बहुत सारी चीज़ें उनकी हम बना सकते हैं। इस तरह जो क्ले मिट्टी है इनका बहुत इस्तेमाल है, कई सारी चीज़ें इस मिट्टी से बनाई जाती हैं, और ये एक फाइन ग्रेन्ड इम्परमिएबल सॉइल मटेरियल होती हैं जो कि वेदरिंग वगैरह से बनती हैं। तो अगर तीसरा गलत है तो यहाँ पहले में कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में कि स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है, तो ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, तो ये गलत हो गया, नहीं हाँ ये भी गलत हो गया। देन चौथे में कह रहे हैं कि नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, और तीसरे में कह रहे हैं ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। यानी या तो आंसर हमारा सी होगा या फिर डी होगा। अगर हम स्टेटमेंट सेकेंड को चेक करें, चौक पोरस होते हैं और पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है, हम सब ने देखा है कि चौक को जब हम पानी में डालते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, है ना, सिंपल सी बात है ये। तो दूसरा तो सही है। अगर दूसरा सही है और तीसरा गलत है, यानी आंसर क्या है ऑप्शन सी,
ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट स्टेटमेंट इज सेकेंड, यानी सेकेंड सही है और तीसरा गलत है। एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन, क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट वन को या नहीं। तो इसमें कह रहे थे कि वाटर का क्या इफेक्ट रहता है, चौक को एक परमिएबल रॉक कहते हैं जबकि क्ले क्वाइट एक इम्परमिएबल या फिर लीस्ट परमिएबल होता है। तो सही बात है, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे। तो देखिए इसमें जो कह रहे हैं क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, देखिए पोरस होने में और परमिएबल होने में बहुत फर्क है। देखिए जो क्ले हैं उनमें बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं और अगर आप इसको इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जो क्ले है ये एक मेजर कंपोनेंट है ब्लैक सॉइल का। मैंने कई बार आपको ये बताया ब्लैक सॉइल वाले डिस्कशन में कि ब्लैक सॉइल को ये क्ले ही होते हैं टेक्सचर में और यही रीज़न है कि ब्लैक सॉइल में एक बार जब पानी आ जाती है, नमी आ जाता है तो काफ़ी समय तक उस मॉइस्चर को रिटेन करके रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसाल्ट वगैरह के वेदरिंग से आए हैं तो इनमें क्ले मिनरल काफ़ी ज़्यादा है। तो क्ले ज़्यादा है यानी वो लंबे समय तक उनमें नमी बनी रह सकती है। अब ऐसा अगर हो रहा है दैट मीन्स वो पोरस हैं, उनमें छोटे छिद्र हैं जिनमें पानी चला जा रहा है और वो लंबे समय तक रह पा रहा है। तो इस वजह से क्ले में टाइनी पोर्स होते हैं यानी उनके पार्टिकल के बीच स्पेस होते हैं और यही जो होल्स हैं ये वाटर को रिटेन करके लंबे समय तक रख पाते हैं। बट ये नॉट परमिएबल वाली बात सही है। देखिए क्ले वाटर को तो होल्ड करते हैं बट वाटर उनसे फ्लो नहीं कर पाता है ईजिली। क्यों? क्योंकि जो पोर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और अच्छे तरीके से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, पुअरली कनेक्टेड होते हैं। तो वाटर उनमें एंटर करता है और ट्रैप हो जाता है। तो ये बड़ी ही खास बात है और यही खास बात है कि पानी तो बहुत जल्दी चला जा रहा है ब्लैक सॉइल में बट वो पानी सूख नहीं रहा है, एवापोरेट जल्दी से नहीं हो रहा है, उनमें नमी बनी रह रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम परमिएबल हैं, ठीक है, पोरस है क्योंकि नमी उनमें आ जा रही है बट परमिएबल कम है। तो बड़ा ही लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें कह रहा है कि कौन सा परमिएबल रॉक है जो वाटर को पास होने के लिए अलाउ करता है, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जार्ट और सील। तो देखिए इसमें से जो लाइमस्टोन है ये एक ऐसा रॉक है जो परमिएबल होता है यानी वाटर को अलाउ करता है पास होने के लिए। ये क्वेश्चन देखिए सीडीएस में पूछा गया था 2014 में। इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि क्ले लेयर पुअर एक्वाफर्स होते हैं और दूसरा स्टेटमेंट ये कि इंटर पार्टिकल स्पेस क्ले मिनरल के बीच का सबसे कम होता है। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा ही लॉजिकल और शानदार है। अगर ये क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके जाते हैं तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन हम इजीली टैकल कर सकते हैं। इसमें जो पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं ना एक्वीफर, देखिए एक्वीफर सोयल की वो लेयर है या वो रॉक है जो कि वाटर को स्टोर करके रख पाती है। तो ये क्ले लेयर जो है पुअर एक्वीफर होते हैं, ये बात सच है क्योंकि क्ले जो है वो वाटर को स्टोर करते हैं ड्यू टू हाई पोरोसिटी, लेकिन ट्रांसमिट नहीं करते हैं क्योंकि परमिएबिलिटी कम होती है। बट जो क्ले होल्ड करते हैं वाटर को वो इसी वजह से करते हैं कि वो उनमें पोरोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, छिद्र ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वाटर रिटेन करके रख पा रही है और इस वजह से। लेकिन हाँ परमिएबिलिटी कम है यानी वो आपस में जो वाटर है वो एक जगह से दूसरी जगह कम जा पा रहे हैं और इस वजह से ये पुअर एक्वीफर बन जा रहे हैं, ठीक है। एक्वीफर का मतलब समझ आया? एक्वीफर का मतलब वही है कि वो सॉइल की लेयर जो वाटर को ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो इनका ट्रांसमिशन बड़ा ही कमज़ोर है क्ले लेयर्स का। और दूसरा कह रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ क्ले मिनरल इज द लीस्ट। एक्चुअली ये गलत है क्योंकि क्ले पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी होते हैं लेकिन जो पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वेल कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इस वजह से इनकी परमेबिलिटी लो होती है और जो पोर्स है वो स्मॉल है लेकिन न्यूमरस है, इस वजह से इनकी पोरोसिटी काफ़ी हाई है। और ये जो कह रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेस जो ये कम है, लीस्ट है नहीं, इंटर पार्टिकल स्पेस तो ज़्यादा है ना, तभी तो वो मॉइस्चर रिटेन करके रख रहे हैं। तो इस वजह से आंसर जो है वो ऑप्शन सी बनता है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो इस तरह से क्ले होते हैं, बहुत ही महीन कण होते हैं ये। नेक्स्ट देखिए, विदाउट द एटमोस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप बाय द एटमोस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लेनेट्स एवरेज टेम्परेचर। एटमोस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर के कि क्या बिना एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होगा बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। इस एवरीवेयर वर्ड के कारण दिक्कत है। एवरीवेयर वर्ड बता रहा है कि ये कंप्लीट अर्थ सरफेस में टेम्परेचर कम होगा। तो ये देखिए अगेन आई वोंट क्लेम कि ये बिल्कुल यूपीएससी के हिसाब से ही चलेगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हमने पास्ट में देखे हैं इस तरह के जिनमें क्लियरली अंदाज़ा लगाना डिफिकल्ट हुआ है। बट मेरे हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन
सी बनना चाहिए 1, 2 एंड 3, बिकॉज आप 6, 7 की भी एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहाँ भी उन्होंने बताया है कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती, ठीक है, एक्सट्रीम सिचुएशन बनती। बाकी अगर सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये तो बड़ी ही आसान से स्टेटमेंट है। जो हीट एब्जॉर्ब और ट्रैप किए जा रहे हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा, ये हमारे प्लेनेट के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। या पढ़ सकते हो काफ़ी इजीली, 11th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत जगहों पे बताया गया है। देन तीसरा कह रहे हैं जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खास तौर से, ये एब्जॉर्ब और ट्रैप करते हैं रेडिएशन को। हाँ, तो ये तो मेन काम ही है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का। ये आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मीटियोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट गैस है, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी करती है और रिफ्लेक्ट बैक भी कर देती है अर्थ सरफेस में कुछ पार्ट को। तो ये प्रोसेस है, यानी ये ट्रैप करने का काम कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशन को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लेनेट अर्थ के बारे में कुछ स्टेटमेंट है और उसके बेस पे हमें आंसर करना है। पहला कह रहे हैं रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन द प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस, यानी रेन फॉरेस्ट ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ओशंस के मुकाबले। अब देखिए सच्चाई ये है कि जो ट्रीज़ हैं प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ, ये मिथ है। फैक्ट क्या है कि जो ओशंस है ये ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं देन ऑल द ट्रीज कंबाइंड। तो ये जो कह रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये बात एक्चुअली गलत है। ओशन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए मैं PYQs में आने वाला हूँ। देखिए पहले भी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था CDS में 2012 में कि 90% से ज़्यादा वर्ल्ड का बायोमास जो है कहाँ एग्जिस्ट करता है। और ये आप देखो, इसमें इन्होंने पूछा NDA में ही 2012 में ही इन्होंने पूछा कौन सा करेक्ट है। और करेक्ट के लिए जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें पहला ये था कि 50% से ज़्यादा वर्ल्ड की एनिमल स्पीसीज़ का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। दूसरा ये कि लैंड सरफेस का 1/3 एरिड या सेमी एरिड है। और तीसरा ये कि जो फ्लोटिंग प्लांट यानी जो फाइटोप्लैंक्टन है ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। और चौथा ये कि वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट डेजर्ट इक्वेटर में है। देखिए ये चीज़ तो गलत है, साफ तौर से गलत है, हमें पता है डेजर्ट इक्वेटर पे नहीं है मोस्टली। और ये अगर गलत है तो बाकी तीनों सही हैं, जिसमें से ये तीसरा जो कह रहा है कि फ्लोटिंग प्लांट्स यानी जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ओशन में, ये वर्ल्ड के ऑक्सीजन का हाफ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, यानी ये स्टेटमेंट यहीं से तो है। तो यही मैं कहता हूँ आपको NDA क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, CDS का क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, और एक भी पेपर हम इस हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सही मायनों में बड़ा ही कठिन सवाल है। अगर आप बस ये भी समझ पा रहे हो कि सेकंड सही है तो देखिए ये ऑप्शन हट रहा है, ये ऑप्शन हट रहा है, बस 2 बच रहे हैं। अगर 2 बच रहे हैं और अगर दूसरा सही है, यानी जो फाइटोप्लैंक्टन है ये 50% वर्ल्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और फाइटोप्लैंक्टन जो ओशंस में होते हैं, देन रेन फॉरेस्ट कैसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं? दोनों बातें कोहेरेंटली सही नहीं हो सकती ना। तो ये पहला गलत हो जाता है और आंसर बचता ऑप्शन B 2 ओनली। थर्ड में कह रहे हैं वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन इन एटमॉस्फेरिक एयर, ये भी गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बैंड इक्वेटर वर्ल्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोल वर्ल्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशंस। दूसरा कह रहे हैं जनवरी में ही एयर जो है ओवर द ओशंस इज वार्मर देन ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 2 स्टेटमेंट है और उसके बेस पे आपको आंसर करना है। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए अगेन हम चलते हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी पे, NCERT में। देखिए इसमें ये क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। पहले आप एक बात समझिए, आइसोथर्म का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, और थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो ये एक ऐसी लाइन है जो सेम टेम्परेचर वाले जगहों को जोड़ती है। मान लो इस पॉइंट पे 10 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट पे भी 10 डिग्री सेल्सियस है, और इस पे भी 10 डिग्री सेल्सियस है। इन तीनों को मिला करके जो मैं लाइन बना रहा हूँ इसे मैं कहूँगा आइसोथर्म। आसान है, ऑलराइट। तो ये जो बात है ना कि जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, तापमान किस तरह से हमारे ग्लोब में बटी हुई है, उस चीज़ को समझने के लिए जनवरी और जुलाई के स्टडी करना बेटर है। ऐसा क्यों? बिकॉज इनके बेस पे हम आइसोथर्म के आधार पे लोकेट करके समझ पाते हैं। आइसोथर्म वो लाइन है जो उन प्लेसेस को जोड़ती है जो इक्वल टेम्परेचर को जोड़ते हैं, ठीक है। इन जनरल द इफेक्ट ऑफ द लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड ऑन द मैप
एज द आइसोथर्म आर जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड। ये लाइन आपको समझ आ रही है। इन जनरल जो लैटिट्यूड का इफेक्ट है वो वेल प्रोनाउंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो आइसोथर्म है ये यूजुअली लैटिट्यूड के पैरेलल होते हैं, यूजुअली, ठीक है। देन डेविएशन भी हो रहा है। ये जो जनरल ट्रेंड है कि पैरेलल होंगे, उनसे डेविएशन हो रहा है। मतलब सारे लाइन पैरेलल नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो डेविएट कर जा रहे हैं। ये आप देखो, होना चाहिए था ऐसे, बट ये इस तरह से डेविएट कर रहे हैं। अगर आप इस डेविएशन को समझ लें तो सारा काम बन जाएगा। तो हमारे पास सवाल क्या है कि इस आइसोथर्म में डेविएशन क्यों हो रहा है। बस हमें यही समझना है कि आइसोथर्म में डेविएशन क्यों हो रहा है। इस क्वेश्चन को माइंड में रखिए, ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जनवरी में ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है डेविएशन जुलाई के मुकाबले, खास तौर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड सरफेस एरिया है वो सदर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए लैंडमास का इफेक्ट और जो ओशन करेंट्स का इफेक्ट है ये खास तौर से देखा जा रहा है। बहुत ही ज़रूरी बात है ये दो जो लाइन कह रहे हैं ना कि ओशन करेंट्स, आप इस बात को समझिए, ओशन करेंट्स और लैंडमास, इन दो चीज़ों का प्रभाव है, इफेक्ट है, जिसके कारण ये डेविएशन है। वन बाय वन इसे टैकल करते हैं। पहले आप ये देखिए कि ये वाला पार्ट जो है पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सदर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले ज़्यादा लैंड मास है। देखिए यहाँ भी पूरा लैंड है, देन ये लैंड मास है, यहाँ पे पूरा ये लैंड मास है, बट सदर्न हेमिस्फेयर में बस थोड़ा सा ही लैंड मास है, बस इतना ही लैंड मास है। इसी वजह से यहाँ इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। समझ आई बात? और एक चीज़, ओशन करेंट्स का भी प्रभाव है। कैसे ये प्रभाव कर रहे हैं इसे ही समझिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बट आसान भाषा में समझेंगे। थोड़ा सा मैं आपका अटेंशन चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़रा भी आपने अगर ध्यान डाइवर्ट किया तो ये माइंड से स्लिप कर जाएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि ये 10 डिग्री सेल्सियस वाली बात है। आपने कुछ देखा, ये यहाँ पे आने के बाद नॉर्थ कैसे शिफ्ट कर गया। फिर यहाँ जब हम 0 डिग्री सेल्सियस वाले हिसाब में देख रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं ये अगेन नॉर्थ शिफ्ट कर गया। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि ये यहाँ भी जा करके नॉर्थ शिफ्ट कर गया। ये टेम्परेचर तो आपको देखना ही नहीं है, बस ये आप देखो कि ये जब हम ओशंस में पहुँच रहे हैं, ये ओशंस है ना, जैसे ये ओशंस में पहुँच रहे हैं ये नॉर्थ शिफ्ट कर जा रहा है। ऐसा क्या है कि लैंड मास में जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये साउथ जा रहा है। देखिए साउथ जा रहा है ना, साउथ जा रहा है लैंड मास में, बट जैसे ही ओशंस में हम आ रहे हैं ये नॉर्थ चला जा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न है एक बड़ा ही खास कॉन्सेप्ट, वो ये कि जो ज़मीन है और जो ओशंस हैं, यानी जो लैंड है और जो ओशंस है, उनमें डिफरेंस ये है कि लैंड जो है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जबकि ओशन जो है बहुत ही धीरे गर्म और बहुत ही धीरे ठंडा होता है। और यही स्टार्क डिफरेंस है लैंड और ओशन के बीच का। और इसी डिफरेंस के कारण हम देख रहे हैं कि ओशंस में ये नॉर्थ शिफ्ट कर रहे हैं और लैंड में साउथ शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा ये इक्वेटर है, मैं कोई एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे ये अगर लैंड की बात करें, अब जनवरी का महीना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो होगा नहीं, लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है लैंड में। मगर ओशंस में क्या होगा, देखिए ओशंस की अपनी खास बात है, वो तो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे ही लैंड के मुकाबले, क्योंकि जनवरी के महीने में वो बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हो रहे हैं बट लैंड के कंपेरेटिवली कम ठंडा हो पा रहे हैं। ये खास बात है बहुत बड़े सागर की पानी की। और इस तरह से यहाँ ये 30 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं ना ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मेरी सिचुएशन समझना। मुझे बनाना आइसोथर्म, आइसोथर्म के लिए मुझे सेम टेम्परेचर वाले लाइन को मिलाना है। अगर मैं ये ऐसे स्टार्ट करूँ 25 डिग्री सेल्सियस के साथ तो मुझे जाना चाहिए ऐसे, बट 25 और 30 यानी ये 25 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे तो सिर्फ 25 वाला चाहिए, क्योंकि समताप आइसोथर्म है, यानी सेम टेम्परेचर वाले लाइन्स को जोड़ना है। तो मैंने सोचा कि ये 30 है यहाँ पे ओशंस, 25 कहाँ मिलेगा, नॉर्थ में या साउथ में? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं नॉर्थ जाऊँगा, पोल्स की तरफ जाऊँगा तो टेम्परेचर कम होगा, ये तो सभी जानते हैं, यानी मुझे नॉर्थ में जाना होगा। तो ये बात यहाँ अगर मैं समझूँ ये 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, क्योंकि 30 यहाँ साउथ में है। तो अब मुझे इस आइसोथर्म को कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये इस तरह से कुछ जा रहा है, बस एज सिंपल एज दैट। आप समझ आया नॉर्थ क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ में जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, और चूंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और मुझे कम वाले लाइन को जोड़ना है, क्योंकि लैंड में कम है, मुझे यहाँ ओशंस में भी कम वाले एरियाज को देखना है, तो थोड़ा नॉर्थ जाना पड़ेगा। और यही चीज़ यहाँ भी देखने को मिलती है। ये तो एक रीज़न है ना ओशन के गर्म होने का, कि ओशन अपने आप में बाय नेचर उनकी प्रॉपर्टी है कि वो गर्म है। मगर एक खास बात और है, और वो है यहाँ का ओशन करंट। ये ना एक गर्म जल की धाराएं हैं, वार्म ओशन करेंट्स हैं, जो कि अगेन उस चीज़ के लिए जिम्मेवार है कि नॉर्थ में ये डेविएट कर रही है।
आप इस एग्जाम्पल को माइंड में रखेंगे तो बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, साउथ में ये क्यों मुड़ रही है, ये भी देख लेते हैं। तो अगर मैं ओशन से स्टार्ट करूँ तो ये ओशंस में टेम्परेचर अगर लेट सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर इस तरीके से हम चलें तो यहाँ 30 आएगा। बट लैंड की खास बात है, बहुत जल्दी वो ठंडे हो जा रहे हैं, तो 30 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ होंगे ही नहीं। यहाँ पे कितने होंगे, 20 डिग्री सेल्सियस होंगे। बट मुझे तो चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मुझे कहा गया है आप वैसे लाइन को जोड़िए, वैसी जगहों को जोड़िए जो सेम टेम्परेचर में। तो मैंने सोचा 30 कहाँ होगा, मैं साउथ में जा रहा हूँ। अब ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा और साउथ में जाना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर मुझे ज़्यादा मिले, क्योंकि इक्वेटर की ओर जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस से साउथ में जाऊँ यहाँ पे तो 30 डिग्री मिलेगा, और इस तरह से ये मेरा आइसोथर्म कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगा है, बट अब क्वेश्चन का जादू देखिए कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा जनवरी के महीने में क्या ये आइसोथर्मल मैप दिखाएगा, और ये ना लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, कोई खुद से क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन नहीं है। इसमें इन्होंने कहा कि ये ओशन में नॉर्थ डेविएट करेगा। एग्जाम्पल याद करिए, कितने आसान भाषा में हमने समझा कि हाँ, अगर हम लैंड से ओशंस की तरफ जा रहे हैं तो ओशंस का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो इसे हमें इस तरह से नॉर्थ की ओर जा करके मैनेज करना होगा। ठीक है, और तो इस तरह से ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिप। पहले तो यही देख के मैं इसे गलत कर रहा हूँ, ये कब से कोल्ड ओशन करेंट हो गए, ये तो वार्म ओशन करेंट्स हैं। कई बार हमने ये पढ़ा है करेंट्स के टाइम पे। और वैसे भी हम जानते हैं कि नॉर्थ की तरफ बेंड हो रहा है, इसका मतलब ही है कि वार्म की बात हो रही है, वार्म ओशन करेंट की बात हो रही है, या ओशन जो है वो ज़्यादा वार्म है तभी वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड हो जाता है गलत और फर्स्ट हो जाता है सही। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारा उसे देखते हैं, जस्ट सेकेंड, जिसमें हमें डिस्कशन करना है इस क्वेश्चन का। हाँ, ये है वो क्वेश्चन। तो जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आइसोथर्मिक इक्वेटर वर्ड बेंड करते हैं वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोल वर्ड बेंड करते हैं वाइल क्रॉसिंग द ओशन। बहुत अच्छे से आपके दिमाग में इमेज आ रही होगी, है ना, इमेज आ रही होगी कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम देखते हैं तो आइसोथर्म इक्वेटर की ओर बेंड करते हैं वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस। हमने देखा लैंड मासेस वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर की तरफ बेंड कर रहे हैं, जबकि ओशंस में हमने देखा कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ की तरफ जाने का रीज़न और ये इक्वेटर की तरफ जाने का रीज़न हमने समझ लिया है। तो ये ना लास्ट ईयर का ही स्टेटमेंट उठा लिया गया, बस यहाँ थोड़ा एक वर्ड बदल दिया गया। तो पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं जनवरी में एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन दैट ऑफ ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या ये बात सच है? जनवरी में जो एयर है ओवर दी ओशंस वो ज़्यादा गर्म है, और देन ओवर दी लैंड मासेस, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, आसान है ये भी। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ओशन जो है ज़्यादा वार्म है तो उनके ऊपर का एयर भी वार्म है, और लैंड मासेस में ये चीज़ हम देख रहे हैं कि इसके मुकाबले जो है वो ओशंस में ज़्यादा वार्म है। और ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, तो इस तरह से ये इसे जस्टिफाई भी कर रहा है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे एनसीईआरटी को बेस बना करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एनसीईआरटीज और पीवाईक्यूज के लिए हमारा समग्र बैच भी आपकी हेल्प कर सकता है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। 35 ईयर्स की यूपीएससी पीवाईक्यूज कवर है। पेपर के लिस्ट यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने कि कौन कौन से पेपर यहाँ पे कवर्ड हैं समग्र बैच के अंदर। ये वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस के जो पेपर हैं, खास तौर से जम्मू कश्मीर पीसीएस, अगर आपको याद हो हिस्ट्री सेक्शन में मैंने जो क्वेश्चन दिखाया वो डायरेक्टली था वहाँ से। और बाकी जो पेपर्स हैं खास तौर से कर्नाटक वाले या इसके अलावा आंध्र पीसीएस वाले, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी रेलेवेंट है, बहुत सारे पूछे गए हैं उनसे क्वेश्चन, तो उन्हें भी हम इंक्लूड करते हैं रिसेंट वाले खास तौर से। अगर आप बैच के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप सिंपली इंक्वायरी करके मोर डिटेल्स ले सकते हैं। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।